हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक एक बार फिर से आपका अपने वीडियो में स्वागत करते हैं। अगर आने वाले दिनों में आपको एसएसजीडी का एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एसएसजीडी हमेशा प्रीवियस ईयर पैटर्न को फॉलो करता है और हम यहाँ पे एसएसजीडी के प्रीवियस ईयर के एक सेट को लिए हैं। आप यहाँ पे चेक करिए कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंची है और आपका यहाँ पे कितना क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में सही हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन 69वां, 70वां, 76वां और 77वां। यदि ये क्वेश्चन आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आइए हम बताते हैं यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करें कि 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट याद करना है। सबसे पहला पॉइंट, ये कब हुआ था, तो आपको बताना है कि ये हमें 1991 में देखने को मिलता है। और दूसरा पॉइंट आपसे पूछे थे ये किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदला गया और इसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया और यहाँ पे 17 सदस्यीय विधानसभा का गठन हुआ। ठीक है, पहला हमारा कंप्लीट हो गया। पूछा जाए कि 17वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको यहाँ पे भी 2 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट कब हुआ, तो आप कहेंगे 1992 में देखने को मिला। और किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे दिल्ली प्लस पुडुचेरी या दिल्ली प्लस पांडिचेरी के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, तो 1992 में। किस संविधान संशोधन के तहत, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है 17वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन देखने को मिला है, जिसमें हमसे ये पूछ रहा है कि अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहला ऑप्शन है राजस्व प्रशासन में 10 प्रणाली की शुरुआत, दूसरा दीन ए इलाही की घोषणा, तीसरा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण, चौथा है हल्दी घाटी का युद्ध। यदि इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आइए हम बताते हैं यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आपसे पूछे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो आप बताएंगे कि 1576 में हमें हल्दी घाटी का युद्ध देखने को मिलता है। अब बात करें कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ, तो यहाँ पे आई है बात फतेहपुर सीकरी की। तो अकबर ने यहाँ पे फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी घोषित किया, कब किया था, तो 1571 में। और जब गुजरात का विजय हुआ तब जाके यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में 1573 में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। ठीक है, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ था, तो 1573 में। फिर यहाँ से पूछे हम कि दीन ए इलाही की घोषणा कब हुई, तो आपको बताना है कि ये हमें 1582 में देखने को मिलता है। और हम आपसे पूछे कि राजस्व प्रशासन में 10 प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो आप बताएंगे 1580 में हमें राजस्व प्रणाली में 10 प्रणाली की शुरुआत देखने को मिलती है। तो यदि हम आपसे पूछे यहाँ पे कि अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई, तो यहाँ पे आपको सबसे करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा कि दीन ए इलाही की घोषणा हमें सबसे बाद में देखने को मिलती है। कब हुई, तो 1582 में। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अकबर संबंधी जो जो क्वेश्चन बन सकता था हमने बताने की कोशिश की और ये आपको समझ में आया भी होगा। हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जिसमें से ये पूछा जा रहा है कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहला सरोज, उपसौर, नक्षत्र या अपसौर। तो यहाँ पे भी हमें 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को हमेशा मिलते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछें कि यहाँ पे तो दे ही रखा है कि जब सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है तो उस घटना को क्या कहते हैं, तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, उस घटना को हम अपसौर कहते हैं। ये किस तिथि को देखने को मिलती है, तो आपको बताना होगा कि ये तिथि हमें 4 जुलाई को देखने को मिलती है। 4 जुलाई को हम पूछें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी यहाँ पे कितना देखने को मिलता है, तो आपको याद कर लेना है ये दूरी हमें देखने को मिलता है 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से ये हमें देखने को मिलता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे कम दूरी कब होती है, तो उस घटना को यदि हम पूछें या बताएं आपको, तो उस घटना को हम उपसौर के नाम से जानते हैं। और ये कब हुई होती है, तो आपको बताना है या ऐसे याद रखना है कि 3 जनवरी को देखने को मिलता है। कब, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। और यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना होता है, तो आपको बताएंगे कि यहाँ पे हमें 14.70 करोड़ किलोमीटर देखने को मिलता है। तो ये रहा हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जिसमें से ये पूछा जा रहा है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिला है। वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थ का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण या पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो ये आपको याद होगा या आपको बता देते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा कि पित्त रस का इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि वो पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि मेरी कहानी डॉट डॉट की आत्मकथा का नाम है, या ऐसे हम कहें कि यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है मेरी कहानी किसकी आत्मकथा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहला सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा में एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा जवाहरलाल नेहरू। अब हम आपसे पूछे कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है, तो आप बोलेंगे एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और हम आपसे यहाँ पे पूछे कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो आप बोलेंगे द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, तो ये रहा है आपसे हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की वादन के लिए विख्यात है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिला है, मोहन, वीणा, सुरबहार, मंडोली या तबला। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो आप बताएंगे उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज तबला वादक से संबंधित थे। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिला है, पहला तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना। तो यहाँ पे बात आई है ओणम पर्व की। तो ओणम पर्व से क्या क्या क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल सकता है, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले पूछें कि ये कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे अगस्त से सितंबर माह के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा यहाँ से पॉइंट बन सकता है कि यह एक फसली त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है, फसली त्यौहार हमें देखने को मिलता है, या फसल के कटान के उपलक्ष्य में देखने को मिलता है। फिर यदि यहाँ से पूछे कि यह किसके स्वागत में इसको मनाया जाता है, तो आप बताएंगे राजा महाबली के स्वागत में इसको मनाया जाता है। और कहाँ पे मनाया जाता है, तो आप बताएंगे केरल में। कहाँ पे मनाया जाता है ओणम पर्व, तो आप बताएंगे केरल में। तो अब आपसे पूछें कि ओणम पर्व कहाँ मनाया जाता है और इससे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो हमें उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अब यहाँ पे पूछा है कि ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे इसका करेक्ट आंसर हमें केरल देखने को मिलेगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि भारत का वह राज्य जहाँ विश्व की थोरियम का विशाल भंडार है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिला है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि थोरियम का विशाल भंडार हमें भारत में केरल में देखने को मिलता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास 9वां क्वेश्चन है जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। आपको ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है सबको देख के जाना है कि कहाँ पे कौन सा ज्वालामुखी देखने को मिलता है और कौन सक्रिय है और कौन निष्क्रिय है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे पूछा है कि ज्वालावृत्त के अंतर्गत कौन सा देखने को मिलता है प्रशांत महासागर में, तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा फ्यूजियामा हमें देखने को मिलता है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ देखने को मिलता है, प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमें डी देखने को मिल रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों का कितना प्रतिशत जीतना अनिवार्य है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिला, 2%, 10%, 5% या 6%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सबको पता होगा। इसका करेक्ट आंसर हमें 2% देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।